हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाजार टांडा अम्बेडकर नगर। बच्चों, कल हम लोगों ने आप व्यू चैप्टर में विविध प्रश्नावली 3 में 5 सवाल पढ़ लिया था। चलिए आज हम लोग सीखते हैं सवाल नंबर 6 से। 6वां सवाल आप सभी लोग देखिए, बहुत ही आसान है। एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आप व्यू ए बराबर 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड समीकरण a डैश एक बराबर i को संतुष्ट करता हो, a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता हो, तब आपको x y z का मान बताना है। तो चलिए a डैश का मान क्या हो जाएगा, यहीं से रख दीजिए आप। अगर ये a है तो उसका डैश क्या हो जाएगा, 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई, और ए क्या होगा वही उतार दो, 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई। आई इधर आप देख रहे हो कि 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अप्लाई करेंगे। अब ए डैश का ए में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले का पंक्ति पहले का कि 0 0 हो जाएगा, और x का x में एक्स स्क्वायर, और इसका भी इसी में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहला ही रो रहेगा, सेकेंड कॉलम 0 एक्स वाई, और x का माइनस वाई में करोगे माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 0 एक्स का माइनस जेड में माइनस एक्स जेड प्लस x का z में प्लस एक्स जेड। ऐसे ही सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर 2y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2y z माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, 2y z माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा ये भी, और प्लस जेड स्क्वायर। इधर कंपेयर कर दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देखो एक्स स्क्वायर ऐड करोगे 2x स्क्वायर, ये घट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी 0, ये हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर, ये भी सब घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 ये कितना 0 3z स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कंपेयर कर दो अब, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, तुलना करने पर हाँ अच्छा ये वाला ना, हाँ यहाँ पे 4y स्क्वायर, ठीक है। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। सही बात है, 6y स्क्वायर। कंपेयर कर दो, 2x स्क्वायर की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर 1 बाई प्लस माइनस 1 बाई रूट, ऐसे 6y स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल 1 बाई 6, y की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 6, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो बड़े आसानी से ये सब सवाल आप लगा लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस ये कंडीशन समझ करके मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। सब लोग लगा लोगे, ठीक है, नोट कर लो। तो बेटा आप लोगों ने सवाल नंबर 6 देख लिया। अब हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर। x के मान के लिए 1 2 1
1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इज इक्वल टू, ऐसे बड़ा सा जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स है। किस आर्डर का जीरो मैट्रिक्स होगा पहले यहाँ आप मल्टीप्लाई करके देख लो। इसकी आर्डर कितनी है 1/3 और इसकी 3/3 और इसकी 3/1। पहले ये बताओ क्या इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा? इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। 1/3 का मैट्रिक्स आएगा। 1/3 का मतलब 1 रो रहेगा 3 कॉलम रहेगा। चलो मल्टीप्लाई करो। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 + 4 + 1 कितना हो गया 6 हो गया ये। फिर इसका इसमें करो मल्टीप्लाई 1 नहीं 1 2 2 0 0 कितना आया 2 और फिर 0 2 2 4 ये आया 1/3 और यहाँ पे क्या है 0 2 x इज इक्वल टू 0 और इसका आर्डर क्या है 3/1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/1 का आएगा। तो एक पंक्ति का एक बार कॉलम में मल्टीप्लाई कर लो। चलो 0 4 + 4x। अब ये 1/1 का है, इस जीरो को भी ऐसे 0 लिख लो। तुलना कर दो ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर 4 + 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू -4 x इज इक्वल टू -4/। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी लोग ऐसे सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को? वेरी गुड। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस तरह का सवाल आपको पढ़ाया गया है, विविध प्रश्नावली में है। तो फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, इसको प्रूव करना है। a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स लाना है। तो पहले आप a² निकालिए। क्या निकालिए? a² को a इंटू a, तो 3 1 - 1 2 इंटू 3 1 - 1 2। मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको पता है, पहला पंक्ति इसका पहला कॉलम, तो 3 3 जा 9 3 3 का 9 और 1 का 1 में गुणा करोगे -1 हो जाएगा। 9 - 1 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। और इस पंक्ति का इस स्तंभ में 3 1 के 3 + 2 1 के 2 5 हो गया। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में -3 और -2 -5 हो गया। इस पंक्ति का इस स्तंभ में -1 + 4 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको? हाँ, तो हमको सिद्ध करना है उतने का मान। तो चलो a² - 5a + 7i LH यस। ठीक है, तो a² की वैल्यू लिखो 8 5 -5 3 -5, a की वैल्यू 3 1 - 1 2 + 7i भी आपको सेकेंड ऑर्डर का लिखना है, 2/2 वाला 1 0 0 1। तो पहले इस 5 को अंदर करो और 7 को भी 8 5 -5 3 -15 5 -5 10 + 7 0 0 7। इसमें से इसको घटा दो पहले। 8 - 15 -7 5 - 5 -5 के +5 हो जाएगा और 7 नहीं 3 3 - 10 -7 + 7 0 0 7। अब जोड़ दो इसको बेटा, -7 + 7 0 0 -7 + 7, तो 2/2 ऑर्डर का ऑल एलिमेंट्स 0 है, तो इसको हम 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं, बड़ा सा 0 लिख देंगे उसमें। इज इक्वल टू क्या RH। तो क्या इस तरह सभी लोग प्रूव कर लोगे? वेरी गुड, नोट कर लीजिए। तो बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। इसकी आर्डर एकदम सेम, अभी एक सवाल लगाया गया है
इसकी आर्डर 1/3, 3/3, 3/1 है। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि होगा मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है। पहले पंक्ति का इसमें तो कितना हो जाएगा, x 0 -2 हो जाएगा। ठीक है, एक एलिमेंट हो गया। इसी रो का इस कॉलम में 0 -10, 0 -10, 2x -5 और -3, -8 हो जाएगा। और x 4 और 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। इसकी आर्डर क्या आया है, 1/3, 3/1, तो 1/1 का आएगा। चलो मल्टीप्लाई करो। इसका x में x² - 2x प्लस इसका इसमें -40 हो जाएगा, है ना। और इसका इसमें प्लस 2x माइनस, जो 0 लिखा था उसको इन द मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह से मैट्रिक्स में 0 लिख दोगे। कंपेयर कर दो, तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग x² - 2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू x² - 2x प्लस 2x, ये कितना आया, -48, x बराबर 0, x² बराबर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √48। 48 को आप कितना हो जाएगा, इसको इससे बाहर निकालोगे तो 16 × 48 ना, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 3 बचेगा इसके यहाँ रूट के अंदर, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-4√3। ये आंसर हो जाएगा। बताइए, लगा लेंगे आप सभी लोग? ठीक है, नोट करिए। तो चलिए बेटा, हम लोग सीखते हैं अब प्रश्न नंबर 10। आप देख रहे हैं थोड़ा बड़ा सवाल आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता, मतलब बेचता है। ठीक है, वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है, निर्देशित है। बाजार फर्स्ट में x, y, z में क्या क्या उत्पादन करता है। x प्रकार की 10,000 वस्तुएं हैं, y प्रकार की 2,000 वस्तुएं हैं और z प्रकार की 18। बाजार फर्स्ट में वो बेचता है। और दूसरे में x प्रकार की 6,000 वस्तुएं हैं, दूसरे मार्केट में, दूसरे बाजार में जो बेचता है 6,000 वस्तुएं x प्रकार की, 20,000 y प्रकार की और 8,000। प्रश्न है, यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, मतलब एक वस्तु की कीमत दिया है, प्रत्येक इकाई लिखा है ना, प्रत्येक इकाई का मतलब एक एक वस्तु की कीमत दिया है, जो बेचता है वो विक्रय मूल्य है 2.5 रुपये में x वाली एक वस्तु, y वाली और z वाली। तो भैया बताओ, प्रत्येक बाजार से कुल आय कितना आता है, कुल आय उसे कितना हुआ जो निर्माता कंपनी ने बेचा है। जैसे आप बताओ, मुजबानी आप बता सकते हो यार, गणित लगा के, अपनी साधारण गणित, लेकिन आपको साधारण गणित नहीं लगानी है, आपको आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करना है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सवाल ये। और आव्यूह बीजगणित ना लगाना होता तब आपसे कहा जाता है भैया आप 10,000 वस्तु x वाली बेचते हो किसी मार्केट में, हैं, और एक वस्तु की कीमत 2.5 रुपया है, खर्च से गुणा करके बता देता है कि x वाली पे इतना लगेगा, y वाले पे इतना आएगा पैसा पहले बाजार में, और z वाले पे इतना आएगा, जोड़ दोगे खर्च से। क्लियर सब ना। लेकिन हमें करना है गुणा। ऐसे बड़े बड़े सवालों को आप इसके पहले लगाए हो और आपको पता है कैसे लगाना है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट बाजार के लिए, पहले बाजार के लिए जो वस्तुएं दी गई हैं पहले मार्केट में, पहली बाजार में, उसको हम पंक्ति या व्यू में लिखने पर, आप भूलिए ना वो जो मैंने बता रखा पहले से ही। पहले बाजार के लिए वस्तुओं को किस आव्यूह में, पंक्ति आव्यूह में लिखने पर। तो बताओ, पहले मार्केट में कॉलम में नहीं लिख सकते,
लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आप 3/1 नहीं, पहले कॉलम में नहीं लिख सकते, पहले कॉलम में लिख दोगे तो गुणा करने के बाद आपका उसमें आएगा ना 3/3 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। जैसे 1/3 और 3/1 जब लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आपको मिलेगा। तो एक एलिमेंट जो आएगा वो कुल को दर्शाएगा, इतना रुपए को दर्शाएगा। और कहीं 3/1 लिख दिए और फिर 1/3 लिख दिए तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 3/3 का आ जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हम पहले रो मैट्रिक्स फिर कॉलम मैट्रिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले वस्तुओं को किस आव्यूह में लिखने पर, चलो बताओ, पहले मार्केट में कितनी कितनी वस्तुएं बेची गई? 10,000, 2,000, 18,000 बेची गई। तो इन वस्तुओं के मूल्य क्या क्या दिए गए हैं? पहले पॉइंट में दिए गए हैं, है ना। वस्तुओं के मूल्यों को कहाँ? स्तंभ आव्यूह में, आव्यूह का प्रयोग करना है। स्तंभ आव्यूह में लिखने पर बताओ कितना रुपया है? 2.5 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये, है ना। तो पहले बाजार से कुल आय कितना हुआ? फर्स्ट बाजार से कुल आय बराबर, आव्यूह बीजगणित का प्रयोग किए हैं तो कुल के लिए क्या कर देंगे? गुणा। कैसे? 10,000, 2,000, 18,000 और इसमें स्तंभ वाले में 2.5 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये। गुणा आपको कैसे करना आपको पता है, सीधे इस पंक्ति का इस स्तंभ में कर लो, एक एलिमेंट बनेगा। 10,000 का 2.5 गुना करोगे 25,000। अरे भाई 10 दूना 20 और आधा, और उसमें 10 का 5,000, 25,000 हो गया। और 20 का 1.5 करोगे, नहीं 2,000 का 1.5, 3,000 यार, नहीं तो आप गुणा कर लेना सीधे। 18,000 का 1 करोगे प्लस 18,000, एक एलिमेंट में आया, ये जोड़ दो सब। 3 0 3 0 3 0 3 0 उतर गया, ये 5 3 8 8 16 2 1 3 1 4। पहले बाजार से कितना रुपए का इनकम हुआ? 46,000 रुपए का। यही प्रोसेस आपको दूसरे बाजार में भी लगाना है, रेट वही रहेगा लेकिन वस्तुओं की संख्या अलग अलग है। अब की बार ये अभी पहला पॉइंट ही चल रहा है बेटा, ए वाला पॉइंट ही चल रहा है। सेकेंड बाजार के लिए, अब इसी पहले पॉइंट में सेकेंड बाजार के लिए एकदम ऐसे ही लगाना है। मैं समझा दूं, कहिए कहीं लगाऊं? लगा लेंगे सभी लोग। क्या लिखना है वहां पे? वस्तुओं को मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। वस्तुओं को पंक्ति आव्यूह में लिखने पर कितनी कितनी वस्तुएं हैं? 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है। और फिर वस्तुओं के मूल्यों को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर, वो नीचे वाला है वही टॉपिक, तो रुपया तो वही रहेगा, 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया। तो फिर वैसे सेकेंड बाजार से कुल प्राप्त आय कितना हो जाएगा, फिर आपको गुणा कर देना है। 6,000, 20,000, 8,000 और 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया। गुणा कर देना, आपको पता चल जाएगा कितना। 6,000 का 2.5 गुना करेंगे तो 6 दूना 12 3 15,000 हो जाएगा। 20,000 का 1.5 गुना करेंगे 30,000 हो जाएगा, है ना। और 8,000 का 1 गुना करेंगे 8,000 हो जाएगा। 30 10 40 5 45 5 50 3 53,000 रुपया दूसरे मार्केट से कुल कंपनी को इतना रुपया मिला, इतना वस्तुएं बेचने पर इस रेट से, ठीक है। लेकिन दूसरे पॉइंट को पढ़िए, वहां भी एक बहुत सारा बात छुपा हुआ है। यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई लागत, अब लागत दे रखा है, ये तो बेचा गया वो दाम था, ये बेचा गया इन वस्तुओं को तो वो दाम था। अब ठीक बी वाला पॉइंट लिख के कैसे लिखोगे मैं समझा दे रहा हूं।
तो लागत मूल्य 2 रुपया, 1 रुपया तथा 50 पैसे, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो जानते हो, फिर आपको लिखना है फर्स्ट बाजार में वस्तुओं को पंक्ति या व्यू में लिखने पर सारी संख्या वही लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ वस्तुओं के लागत मूल्य को स्तंभ व्यू में लिखने पर, और फिर फर्स्ट बाजार में कुल लागत आए, कुल लागत आय कितना है, तो फिर गुणा भी करना है तो पता चल जाएगा कि लागत आय कितना है। बी वाले पॉइंट में एकदम ऐसे लगाना है। तो ये बताओ फर्स्ट बाजार में लाभ कितना हुआ, इतना बेचने पे रुपया मिला है पहले बाजार से, और जो लागत मूल्य है वो बाद में जब आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना रुपया है। तो इसमें से उस लागत मूल्य को घटा देना, तो लाभ कितना रुपया हुआ इन वस्तुओं को पहले मार्केट में बेचने पर, ये क्लियर हो जाएगा। मतलब बी वाले पॉइंट को लगाने के लिए एकदम सेम ऐसे चलना है, और भी फिर सेकेंड बाजार के लिए ऐसे बी वाले पॉइंट में, ठीक है। वस्तुओं की संख्या यही रहेगी सेकेंड मार्केट में, वस्तुओं का मूल्य वही बदल जाएगा। जो 1 रुपया है उसको 0.5 रुपया कर देना। जैसे 50 पैसा जो है उसको 100 से भाग कर देंगे तो रुपए में बदल जाएगा बेटा। 0.5 यहाँ लिख करके लगाना आप लोग सब रुपए में, तो यहाँ पे लागत मूल्य आ जाएगा। और ये पहले आपको पता है कितने में बेचा गया है, लागत मूल्य जब निकल जाएगा तो इसमें से जो लागत मूल्य आएगा उसको घटा देंगे, पता चल जाएगा दूसरे मार्केट में लाभ कितना हुआ। क्या लगा लोगे? सही समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं बताओ? एक पॉइंट मैंने लगाया, दूसरा आपको लगाने के लिए दे रहा हूं। पहले क्या करना है, बी वाला पॉइंट लिखना है फर्स्ट बाजार के लिए वस्तुओं की संख्या को इतना ही रहेगा, बस यही उनके मूल्य की बजाय यहाँ लागत मूल्य लिख करके उनकी 2 रुपया, 1 रुपया, 0.5 लिख देना। वहाँ कुल लागत मूल्य कितना है निकल जाएगा, और तुरंत वहीं जब लागत मूल्य निकल जाएगा तो लिखना पहले बाजार से लाभ बराबर 46,000 में से जो आएगा आपका गुणा करने पर उसको घटा देना, वहीं लाभ निकल जाएगा। फिर सेकंड बाजार के लिए वस्तुओं की संख्या इतनी है, लागत मूल्य यहाँ लिख लेना, ठीक है। और फिर कुल लागत मूल्य कितना आएगा यहाँ गुणा कर लेना, और उसके बाद 53,000 में से जो कुल लागत मूल्य है वो घटा देना, सेकंड बाजार से लाभ मिल जाएगा। लगा लोगे सभी लोग? लगा लोगे ना? ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लो, दूसरा लगा लेना आप लोग। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रश्न नंबर 10 तक सीख लिया। आप लोग कैलकुलेशन 10वें प्रश्न में कर लेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 सीखेंगे बेटा। एक्स आव्यूह एक्स है ये, यहाँ पे एक्स कोई एलिमेंट बाहर नहीं हो सकता। आप इसमें यहाँ आव्यूह एक्स, फिर आव्यूह में इतना लिखा हुआ है बराबर एक आव्यूह में यहाँ लिखा हुआ है। इसी आव्यूह एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, मैट्रिक्स एक्स का मान निकालना है। आप सोचो इसकी आर्डर कितनी है 2/3, और इसकी आर्डर 2/3 है ना। आप बताओ इस मैट्रिक्स एक्स की जगह पे क्या लिखा जाए। तो एक बात सोच के बताओ, ये 2/3 है, इस मैट्रिक्स का इसमें गुणा है, तो गुणा हो कब सकता है जब इसके पंक्ति और इसका स्तंभ ना बराबर है। मतलब इस आव्यूह एक्स में स्तंभ कितने होंगे, जो इसमें पंक्ति है, मतलब दो क्या होगा स्तंभ होगा, ठीक है। तो अगर जो हम यहाँ आव्यूह लिखेंगे उसमें 2 स्तंभ होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अब आप बताओ, क्योंकि यहाँ कितने कितने आर्डर का है और बीच में बराबर है, तो मतलब यहाँ एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है कि जिसका गुणा करने पर किस आर्डर का मैट्रिक्स आए, 2/3 का ही आए। तो बताओ, ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पंक्तियों स्तंभों की जगह पे 2 लिखना है ना। लेकिन यहाँ कितना लिखा जाए, यहाँ किस आर्डर का लिखा जाए, और यहाँ जिससे गुणा करने पर दोनों को 2/3 का है, तो इसका मतलब 2/2 का यहाँ मैट्रिक्स लिखा जाए, जिससे इसका गुणा करने पर 2/3 का ही मैट्रिक्स यहाँ आए, और हम आराम से तुलना करके निकाल सकें। ये समझने वाली बात हुई पहले कि हम यहाँ किस आर्डर का मैट्रिक्स लिखें इस एक्स की जगह पे, ठीक है। तो ये कंफर्म हुआ कि 2/2 आर्डर की मैट्रिक्स लिखें। क्यों?
क्योंकि यहाँ 2/3 है तो 2/2 लिखेंगे तो 2 और 2 ये कैंसिल, 2/3 का हमें मिलेगा क्योंकि उधर 2/3 का दिया हुआ है इसीलिए। तो अब हम क्या करें, अब हम माना x बराबर ABC 2/2 का एक मैट्रिक्स मान लें और यहाँ रख दें, तब ABCD 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। अब इसका गुणा करना है तो गुणा कैसे होगा, पहले का पंक्ति, पहले का A से A, B से प्लस 4B, A से 2A प्लस 5B, A से 3A 6B हो गया। अब चलो इधर C प्लस 4D 2C 5D 3C 6D, ठीक है। और इधर -7 -8 -9 2 4 6। कंपेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, इसकी आर्डर सेम आई ना 2/3 और इसकी आर्डर 2/3 दिया था, आराम से हो गया काम आपका। अब ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, तो कोई दो समीकरण तुलना कर लो, देखो ए वाला इससे कर लो, A + 4B = और ये 2A + 5B = -8। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या इन दोनों को आपस में सॉल्व करके AB की वैल्यू निकाल लोगे? फिर इसी वाले को दो कंपेयर कर लो, C + 4D = 2 और 2C + 5D = 4। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके C और D की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अच्छा, आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि ये दोनों का है नहीं तुलना किया गया, क्या फ़ायदा निकलेगा? आपका मन करे तो आप इसको दोनों समीकरण बना के निकाल लीजिए, तब भी आंसर वही आएगा। इन दोनों से दो समीकरण बना लीजिएगा, तब भी आंसर वही आएगा, उसमें आंसर मिस्टेक नहीं आएगा आपका, ठीक है। जब ABCD का निकल जाएगा मान, ये सॉल्व करने वाला प्रक्रिया 10th में है और आप सभी को आता है, ठीक है। जब ABCD का निकल जाएगा तो लास्ट में x = जो ABCD का मान आएगा वो चारों रखिएगा, आंसर इस तरह से लिखिएगा मैट्रिक्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लिखा है वो मैट्रिक्स हो सकता है, कोई एक वैल्यू उसकी नहीं हो सकती। ये समझने वाला क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि x का पहले अंदर गुणा कर लो, उसके बाद कंपेयर करके क्या निकालोगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने सवाल नंबर 11 तक कंप्लीट समझ लिया है। अब प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि A तथा B समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि AB बराबर BA, ये दिया है, इसका यूज करना है आपको, प्रश्न में इसका यूज करना है, AB बराबर BA। तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा क्या सिद्ध करना है? AB की पावर n बराबर NA होगा। इसके अतिरिक्त ये भी सिद्ध करिए n बिलोंग्स टू n के लिए। तो पहले एक पॉइंट को हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या लागू किया जाता है? पहले n बराबर 1 के लिए P1 = A B की पावर 1 B की पावर 1 A। तो AB बराबर दिया क्या था प्रश्न में? BA। तो जहाँ AB है वहाँ BA है ना, BA बराबर BA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? चूंकि AB बराबर ये प्रश्न में ही दिया है, इसलिए BA बराबर BA, ये तो होता ही है। AB दो अवयव है यार, दोनों का गुणा सेम होगा कि नहीं होगा? अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। हाँ,
इसलिए लिखे हैं क्योंकि ए बी बराबर बी ए प्रश्न में दिया गया है। ये तो हमारा इस कंडीशन से आया है, तो अब हम ए बी की जगह पे बी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसा प्रश्न में दिया है। अगर इसको नहीं भी लिखते है ना, तो ए बी बराबर बी ए आ गया तो आप लिखते, चूंकि ए बी बराबर बी ए दिया गया है प्रश्न में, इसलिए ये दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। इतना पूरा हिंदी में लिखते आप, या तो और नहीं तो ए बी की जगह पे, क्या ए बी बी ए के बराबर होता है क्या? किसी बच्चे को ऐसा लगता है क्या कि कहीं ए बी लिखा है और कहीं बी ए लिखा है, दोनों बराबर होता है क्या? आपको लगता है? ये मैं कितनी बार बता चुका हूं यार, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है कि ए का बी में गुणा किया आप बी का और बी का ए में भी गुणा किया सोचा वही आंसर आएगा, ये नहीं होता। इसलिए ए बी बराबर बी ए तो यहां तो आया, ये हो नहीं सकता लेकिन आया, ठीक है। तो अब ए बी बराबर बी ए प्रश्न में इसलिए दिया था कि ए बी का मान बी ए के बराबर है, तो ए बी की जगह पे हमने बी ए लिख दिया और इधर बी ए छोड़ दिया। अब बी का ए में गुणा किया, बी का ए में गुणा किया, दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इसको एक गिनती मत समझो बेटा, ये एक पूरा मैट्रिक्स है, ये एक पूरा आव्यूह है। कौन? ए बी जो आप कैपिटल में देख रहे हो, ये पूरा एक मैट्रिक्स है, पूरा आव्यूह है ये, ठीक है। इसलिए हमने बी ए बराबर बी ए लिखा, नहीं तो ए बी बराबर बी ए ये हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में कहा था कि ए बी का मान बी ए के बराबर हो सकता है, इसी वजह से हमने लिखा, ठीक है। इसलिए दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए। अब माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए क्या है, तब जब k के लिए सत्य हो जाएगा तब कितना, ए बी की पावर k इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम? फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए कितना हो जाएगा बताओ जरा। LHS क्या है इसका? LHS क्या है? ए बी की पावर k प्लस, लाना क्या है अब, b की पावर k प्लस 1 ए, तो चलो इसको तोड़ो, ए बी की पावर k इंटू ए बी की पावर k को क्या लिख सकते हो, b की पावर k a और ये b, ठीक है। कहाँ से लिखा इसको, ये सब देना चाहिए, हम यहां से उठा के ये चीज लिख रहे हैं। अब ए बी को क्या लिख सकते हो, अरे यार दिया गया है, चूंकि ए बी बराबर बी ए ऐसा दिया है प्रश्न में, इसलिए हमने लिख दिया। अब बी की पावर के और बी का गुणा करोगे, हुआ ना, अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए, अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से जब ए बी बराबर बी ए, तब ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n ए, जब ए बी बराबर बी ए तभी ऐसी चीज है, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको लास्ट में। इसका नीचे वाला पॉइंट क्या है, इसके अतिरिक्त ये भी सिद्ध करिए, लेकिन उसमें भी यही लागू है, ए बी बराबर बी ए ही। तो क्या लिखोगे उसमें, देखो हम तेजी से लिख दे रहे हैं, ए बी की पावर होल n है, क्या है आगे, ए की पावर n बराबर 1 के लिए सत्य है कि नहीं है, n बराबर 1 के लिए, मैं समझा रहा हूं ऐसे डायरेक्ट, ए बी बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य लिख देना। फिर माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ठीक है, तब ए बी की पावर k इज इक्वल टू ए की पावर k, समीकरण 2 मान लेना इसी में, ठीक है, 1 मान चुके हो। फिर n बराबर पक्का कितना आएगा, LHS इसका ए बी की पावर k प्लस, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ए बी की पावर k ए बी, और ए बी की पावर k को क्या लिखोगे, ए की पावर k ए बी,
ठीक है, ए बी को बी ए लिख सकते, बढ़िया है, ए की पावर के और बी की पावर के, इसको क्या लिख देंगे, चूंकि ए बी बराबर बी ए भी है, अब ये बी की पावर के प्लस 1 और ए को इसके साथ लिख देंगे, ए की पावर के इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा ए बी की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n, जब ए बी बराबर बी ए, n बिलोंग्स टू n के लिए है। ये पूरा लिख ले जाओगे, प्रूव कर ले जाओगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बेटा आप लोगों ने प्रश्न नंबर 12 सीख लिया सभी लोगों ने। चलिए हम लोग 13वां प्रश्न सीखते हैं। बहुत ही सिंपल है, ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और ए स्क्वायर बराबर आई है, तो कौन सा ऑप्शन उसमें से करेक्ट है। और ऑप्शन में भी अल्फा बीटा गामा और 1 करके दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया ए स्क्वायर बराबर आई, तो ए स्क्वायर को ए इंटू लिख लो फिर से, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, आई की जगह पे 1 0 0 1, तो इसका इसमें गुणा करो, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, और फिर गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, फिर बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0। इधर बताओ बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर 1 0 0। किसी को भी तुलना कर दो, चाहे इसको इसके बराबर लिख लो और चाहे इसको इसके बराबर लिख लो, क्योंकि ये दोनों वही चीज़ लिखा गया है। तो तुलना करोगे, यहाँ तुलना करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू, अगर इन सबको हम इस साइड लेके चले, इस साइड ऑप्शन मिलाने के लिए इधर 0 छोड़ दें, तो 1 माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को उस साइड लेके चलना है। ये देखो आप, क्योंकि ऑप्शन में 1 पहले लिखा हुआ है, तो इसलिए 1 को प्लस रहने दो, बाकी सबको उस साइड लेके चलो, पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब जो भी आपको मिल रहा हो, बस मेथड आपको जानना है उसमें से कौन सा मिलाना है, लगा ले जाओगे, वेरी गुड। चलिए हम ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। यदि एक ऑब्जेक्ट सममित हो, और इसका मतलब यार ए डैश बराबर और ए डैश बराबर, इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों से एक रिजल्ट निकला ए बराबर, इसका मतलब 2a बराबर 0, नहीं समझे, a इधर आ जाएगा तो 2a बराबर 0, a बराबर हाफ 0, 0 जो यहाँ पे लिखोगे ये भी एक मैट्रिक्स होगा, नहीं, एक मिनट बताओ, अच्छा ये माइनस ए है, इस साइड लेके आओ, प्लस ए, इधर क्या बचा, तो 0 क्या, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स का जोड़ आप इधर निकाल रहे हो, तो वो भी मैट्रिक्स ही आएगा, तो इसलिए आप 0 बड़ा सा लिखोगे, वो 0 मैट्रिक्स को शो करेगा। और ये क्या है, 2a 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स में के हर एलिमेंट में अगर आप 2 से भाग करोगे, वेरी गुड, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 0 मैट्रिक्स, शून्य अवयव, कंफर्म। मैंने समझा के आपको बताया है बेटा, लगा के सिखाया कैसे। अरे भाई ए डैश का मान ए के बराबर प्रश्न कह रहा है, और प्रश्न वही फिर कह रहा है ए डैश माइनस ए के बराबर है, तो यार अगर LHS दोनों का सेम है तो RHS दोनों का सेम करके फर्क से पता चल गया कि वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, ऐसा वो 0 मैट्रिक्स होगा, जिसका चाहे इसका ट्रांसपोज ले लो तो सममित आएगा, और इसका चाहे ट्रांसपोज ले लो तो विषम सममित भी होगा, तो केवल 0 मैट्रिक्स ही हो सकता है, ठीक है। चलिए एक नया क्वेश्चन यहाँ सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। यदि a एक वर्ग ऑब्जेक्ट इस प्रकार है, a स्क्वायर का मान किसके बराबर है, तो इतने का मान किसके बराबर है, किसका मान,
आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7। मुझे लगता है कि आपको ए प्लस बी के क्यूब का सूत्र याद होगा, याद है? कोई बता दीजिए जरा, देखें किसको याद है ए प्लस बी के होल क्यूब का? आई क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र बताओ जनरल। 3a माइनस बी। हाँ, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखा, माइनस नहीं होता कि ब्रैकेट में ए माइनस बी आप लिख दोगे। ये सब देखो आप 12th में पढ़ते हो बेटा। अगर ऐसी कमजोरी आपके पास है कि आप ए प्लस बी के होल क्यूब में फार्मूला डिस्टर्ब हो जाते हो तो समझिए कि आपकी नाक कट जाएगी इसी पर से, अगर किसी के सामने पूछ लिया गया तो आप सभी लोग एकदम एक्चुअल एकदम सटीक फार्मूला हमने याद रखो। ए क्यूब मतलब आई क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस 3ab मतलब आई ए, ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, माइनस नहीं होता यहाँ पे, माइनस 7a। आई क्यूब को कितना भी आप आई ही आएगा, है ना, प्लस ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू आई। ए को क्या कहते हैं? ए आई बराबर या ए बराबर आई ए लिख सकते हैं, तो आई ए को ए लिख देंगे और इधर आई प्लस ए माइनस 7a। आई प्लस ए स्क्वायर को देखो प्रश्न में दिया है कि उसको भी, तो ए इंटू ए, ये प्रश्न में से, इसका इसमें गुणा करो 3ia और इसका इसमें गुणा करो 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7i प्लस ये क्या हो गया, और आई ए को फिर ए लिख देंगे और 3a स्क्वायर को, बढ़िया है समझ रहे हो, ए स्क्वायर को फिर ए 3a 6, अच्छा ये 7 नहीं, ए हो जाएगा और 3a 6a और माइनस 7a, तो बचा आई प्लस 7a माइनस 7a, ये इससे कट गया, आई इसमें आंसर आ गया। तो ऑप्शन में मिला लीजिए, आई अगर दिया गया होगा तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको ये ऑप्शनल लगाना है। तो ये सब कंपटीशन में आता है बेटा, टीजीटी में आता है, ये सब आपके नीट के एग्ज़ाम, उसमें आईआईटी वाले एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, मेंस में पूछ लिया जाता है। क्योंकि अब जो बच्चा सॉल्व कर पाए और रख पाए, वहाँ 1 मिनट से कम टाइम आपके पास होता है, उसमें सॉल्व करना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है बेटा आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें। बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड।